Good morning, students. Today we will start a new chapter, a new topic of your maths. It is the very first chapter of your course, that is relations and functions. संबंध एवं फलन हिंदी में अगर कहें इसे तो रिलेशंस द संबंध और फंक्शंस मीन्स फलन। इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम क्लास को एक कोट के कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसके स्टेप्स को एक बार फिर से, उसके की पॉइंट्स को एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैथमेटिक्स is the indispensable instrument of all physical research. मैथ्स किसी भी फिजिकल रिसर्च के लिए indispensable इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अपरिहार्य, एसेंशियल। इट इज़ द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल फिजिकल रिसर्च। किसी भी फिजिकल रिसर्च, किसी भी रिसर्च के लिए जब तक आप उसे प्रिंसिपल्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तभी तक वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री रह जाती है। और उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं, आप उसमें आए फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, उसमें आए डिफरेंट क्वांटिटीज़ का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी निकालते हैं, एक दूसरे पर उसका असर निकालते हैं, उसे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये सब कुछ फिर से मैथ से ही हो जाता है। देयरफॉर मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड द indispensable instrument of all physical research. So today we will start the chapter relations and functions. Knowingly और unknowingly हम जो कुछ भी पढ़ते चले आ रहे हैं from very starting point, जहाँ से हमने मैथ्स पढ़ना शुरू किया है, हम शायद उसका नाम नहीं जानते थे उस समय, लेकिन हम रिलेशन और फंक्शन ही पढ़ते चले आ रहे हैं। बिकॉज मैथमेटिक्स इज वॉट ऑल अबाउट, किस चीज़ के बारे में, क्या है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज मच ऑफ अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न। एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक फाइंड आउट करना है। इम्पॉर्टेंट है ये, एक लिंक फाइंड आउट करना। किसमें? ऐसे नंबर्स में, ऐसे क्वांटिटीज़ में दैट कीप ऑन चेंजिंग, ऐसी क्वांटिटीज़ जो चेंज होती रहती है, उन क्वांटिटीज़ में लिंक, एक डिफाइंड लिंक, केवल लिंक नहीं, एक डिफाइंड लिंक फाइंड आउट करना, यही एक्चुअली बेसिक एम है मैथमेटिक्स का। हम जब भी कुछ रिलेशन लिखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू mx प्लस c, it is simple equation of line, equation of a straight line, y is equal to mx plus c. Here two variables, m is a fixed, m is a constant, c is a constant. m क्या है? लाइन की प्रवणता है, और c है y एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट। दो वेरिएबल्स हैं x और y, where x is called independent variable. independent variable क्यों? independent मीन्स स्वतंत्र। ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वेरी करती है। यू कैन चेंज इट ऑन द प्लेन, बट y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। जैसे ही आप x की कोई वैल्यू चेंज करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x भी वेरी करता है, इसको आप साइमल्टेनियसली वेरी करा सकते हैं, और जैसे ही x की वैल्यू चेंज होती है, उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसे और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इट गिव्स अ रूल, इट गिव्स अ कंडीशन विच इज नोन एज अ फंक्शन। मैथमेटिक्स इन अ होल ऐसे दिखने वाली चीज़ नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। उसे एक फंक्शन, उसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक शेप देता है, एक फेस देता है मैथमेटिक्स को। आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हर एक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक y की वैल्यू मिलेगी। x1 सपोज फॉर वैल्यू x1
the value of y is y1, for value x2 the value of y is y2, and so on. You can find out these type of points, and when you plot these points on a plane, on a Cartesian plane, आप जब कार्टेशियन प्लेन पर इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उन्हें फ्री हैंड ड्राइंग से कनेक्ट करते हैं, देन यू विल गेट एक्चुअली द फेस ऑफ दैट फंक्शन. तो बचपन से आप नोइंगली और अननोइंगली फंक्शंस ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन तब हमें उसके बारे में पता नहीं था कि इट इज द फंक्शन ओनली. नाउ फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर यू हैव स्टार्टेड ना रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ऑल दैट. इनको हम नाम से पढ़ना हमने शुरू किया है, जबकि हम इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड रिलेशंस, बिकॉज much of mathematics is about finding a pattern, a recognized link between quantities that changes. तो आपने फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शंस, और सेकेंड ईयर में भी ये चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस. जहाँ तक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. द फर्स्ट इज सेट. What is set? A well-defined group of objects अवयवों का सुपरिभाषित समूह, इसे हम सेट या समुच्चय कहते हैं. द की वर्ड इज वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित. की वर्ड क्या है? सुपरिभाषित. अवयव, समूह, इन सब की परिभाषा आपको पता है. ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन है ना. ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स कि यू definitely you can say that this particular object belong to the group or not. सुपरिभाषित का क्या मतलब है कि कोई एक दिया हुआ अवयव आप निश्चित तौर पे बता पाएं कि ये इस समूह का हिस्सा है या नहीं है. सपोज I just want to make a group of students of class 12th of our school. हमारे स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट्स का ग्रुप. क्या ये एक समूह है? क्या समुच्चय है? क्या ये एक सेट है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ सेट, बिकॉज व्हेन वी टेक अ नेम, any name of the school, of the student, any student of the school, immediately you can say that particular student is in the group or not. कैसे कह सकते हैं? तुरंत ही जैसे ही हम किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं, आप उसे देखेंगे कि क्या ये कक्षा 12 का छात्र है. अगर वो कक्षा 12 का छात्र है तो वो इस समूह में होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा. इस बारे में कोई डाउट नहीं है. अगर हम कहते हैं कि टुमारो इज संडे, तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही है? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही है? नहीं. टुमारो इज संडे ये डिपेंड करता है इस बात पर, इसका सही होना या ना होना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आज कौन सा दिन है. अगर आज सैटरडे है तो कल संडे होगा, फिर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है. लेकिन अगर आज संडे नहीं है, अगर आज संडे नहीं है, अगर आज सैटरडे नहीं है तो कल संडे नहीं होगा, और उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट गलत है. तो टुमारो इज संडे, द
ट्रू, इस सेंटेंस का ट्रू और फॉल्स होना इस बात पर डिपेंड है कि आज क्या है, इसलिए आप डेफिनेटली इस सेंटेंस को नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे हमेशा एक डाउट बना रहेगा। इफ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो विल बी संडे, बट इफ इट इज नॉट, इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज वेंसडे, इफ टुडे इज फ्राइडे, देन टुमारो विल नॉट बी संडे। तो इस तरह के सेंटेंसेस या इस तरह के डाउटफुल जो चीजें होती हैं उनके ग्रुप को हम सेट नहीं कहते हैं। हम सेट सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को कहते हैं जिस ग्रुप्स के एलिमेंट्स सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड किससे होंगे? किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। जैसे इस सेट में ये जो ग्रुप ए था, इसमें प्रॉपर्टी क्या थी? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कॉमन क्या था सभी एलिमेंट में, सभी बच्चों में कॉमन क्या था कि वो सारे बच्चे क्लास 12th के स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वो सारे बच्चे क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे। ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी ठीक है, अगर हम इसी तरह की कॉमन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th की जगह लेते ऑनेस्टी, इट इज अगेन अ वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो क्या तब भी एक ग्रुप बनता? अगर हम बनाते ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, तो क्या ये एक ग्रुप होता? नहीं। इन दैट केस इट वाज नॉट, इट विल नॉट बी अ ग्रुप। वो ग्रुप नहीं, वो सेट नहीं होता। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी इट इज नॉट मेजरेबल। ये काउंट नहीं किया जाता, ये मेजर नहीं किया जा सकता किसी स्केल पर। हर एक टीचर की बच्चे के लिए या हर एक इंसान के उस बच्चे के लिए अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, अलग अलग थॉट्स हो सकती हैं। किसी के नज़रों में वो ऑनेस्ट है, किसी की नज़रों में वो ऑनेस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप किसी के बारे में ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह की वर्च्यू से बना हुआ ग्रुप सेट नहीं कहलाता है। सेट वही ग्रुप कहलाता है जिसमें आप डेफिनेटली कह सकें कि ये एलिमेंट इस ग्रुप में है या नहीं है। अगर हम कहें A इज अ सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, definitely it is a set because all the real numbers, if the given number is a real number then it will belong to the set A, or if it is not so then it will not belong to the set A. ये तो हो गई सेट की बात। सेट्स में आपने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, हैं, सबसेट। A is a subset of B. It means all the elements of A is an element of B, but reverse is not necessarily right always. It is not necessary that if A is subset of B then B is also a subset of A. A अगर B का सबसेट है और B भी A का सबसेट हो जाए तो ये तभी हो सकता है जब A और B बराबर हो। आपने पढ़ा था A यूनियन B, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ B। आपने पढ़ा था A इंटरसेक्शन B, the set of common elements of A and B. A difference B, the set of all elements which are in A but not in B. ऐसे सभी अवयवों का समुच्चय जो अवयव A में हो लेकिन B में ना हो। और आपने एक पढ़ा था A complement, the set of elements which are in यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। इस तरह के कई ऑपरेशंस आप पढ़े थे। वी विल नॉट गो थ्रू ऑल दीज इन डिटेल बिकॉज आई नो यू ऑल नो दीज थिंग्स। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड pair, and it is clear from the name pair. Pair means there must be two things. Pair means दो चीजें। जब भी हम रिलेशन पढ़ते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में ही अगर देखें तो यू कम अक्रॉस मेनी टाइप ऑफ रिलेशन सच एज योर फादर, योर मदर,
sister, brother. So many relations we have in our daily life. In mathematics also, maths में भी we come across many type of relations, some as square of the numbers. Square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, and so on. Or for any number y, if y is equal to 4x, it means the value of y will always be equal to 4 times the value of x. y की वैल्यू x की वैल्यू के 4 टाइम्स होगी. ये सब रिलेशंस बता रहे हैं, ये डिपेंडेंसी बता रहे हैं. किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कम से कम, तभी हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. रिलेशन इज एक्चुअली दैट कंडीशन और दैट रूल which connect the two things, you and your mother. ये आप दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है. तो माँ बेटी का जो ये रिलेशन है, it is the bond between you and your mother. 2 and 4, what is the relation? That square of 2 is 4. Square of 2 is 4. या हम कभी भी कहते हैं कि m is less than n, x is greater than equal to y, or x is equal to y. These all are the relations which relate to variables or to numbers. The condition or the foundation which depends or which define the dependency of two numbers or two variables are actually the relation. Mathematically इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट और हिंदी में कार्तीय गुणनफल. कार्तीय गुणनफल. Suppose two non-empty sets, let A is equal to 1, 2, 3 and B is equals to A, B, C. ये दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. इन नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या कार्तीय गुणनफल है, उसे हम लिखते हैं A क्रॉस B से. A क्रॉस B इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिप्रेजेंट the Cartesian product of two sets A and B. इसमें क्या होता है? Cartesian product is also a type of sets in which the elements are in the form of ordered pairs. Ordered pairs के फॉर्म में, ordered pairs हमेशा A, B के फॉर्म में लिखा जाता है. A is the first element of the ordered pair and B is the second element of the ordered pair. Order means the sequence, the pair in which sequence matters. ऐसे pairs, ऐसे युग्म जिसमें उनका sequence matter करता है, ऐसे pairs को हम ordered pairs कहते हैं. अगर हम कहें कि 1 1 2 4 3 9 एंड सो ऑन, तो इसमें क्या है कि दूसरा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर का स्क्वायर है. अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 4 ही होगा. अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 9 ही होगा. सो इट इज व्हाट इज द
condition that second element is square of first element. सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट का, इसको पहला एलिमेंट कहते हैं और इसको दूसरा एलिमेंट कहते हैं. हर एक पेयर में जो पहले है वो पहला एलिमेंट, जो दूसरी वाली सेकेंड प्लेस पे लिखा है वो सेकेंड एलिमेंट है. सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. अब अगर इस पेयर को हम ऐसे चेंज कर दें 1 1 4 2 3 9 एंड सो ऑन, तो क्या ये भी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इसमें तो कर रहा है, लेकिन क्या इसमें कर रहा है? 4 और ये 2. दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर रूट हो जाता है स्क्वायर की जगह. तो अगर आपने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी तो अब ये आपके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है. इसका मतलब ऑर्डर मैटर्स. एलिमेंट की वैल्यू एलिमेंट के पोजीशन से ही है. तो जब ऐसे पेयर्स हमें मिलते हैं तो उन पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एलिमेंट लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई, तो पहला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पर वैल्यू को डिफाइन करता है और दूसरा नंबर हमेशा वाई एक्सिस पे वैल्यू को डिफाइन करता है. अगर ये एक्स वाई पे कोऑर्डिनेट हम मान लें कि एम और एन है, और अगर इन्हें हम रिवर्स करके लिख दें एन और एम, तो इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी. एन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एक्स, वैल्यू ऑफ x, एंड m इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ y. तो आपका इक्वेशन ही गलत हो जाएगा. तो ऐसे सभी पेयर्स जिनके एलिमेंट्स ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर जहां मैटर करता है, उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं. ये सेट्स नहीं है, दो एलिमेंट्स के सेट्स नहीं है. इट इज द ऑर्डर्ड पेयर. इसे इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इट इज द set of two elements. No, it is not a set, it is an element, an ordered pair. Now come again to Cartesian product, कार्तीय गुणनफल. कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्तीय गुणनफल a और b के सभी नंबर, सभी एलिमेंट्स का, a के सभी एलिमेंट्स का b के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है. a क्रॉस b और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स a and b are actually the set of all ordered pairs. 1 का पहले हम 1 लेंगे और a b c सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. 1a 1b 1c. Since a comes first in a cross b, तो element of a will come first. Now take second element 2a 2b 2c. Now take third element 3a 3b and 3c. Ordered pair of each element of a with the element of b. It means we can define it as a cross b is the set of all ordered pairs ab such that a belongs to a and b belongs to b. It is the mathematical representation or mathematical definition of a Cartesian product. Cartesian product of two elements, two non-empty sets a and b is represented by a cross b. It is equal to set of all ordered pairs ab such that a belongs to a and b belongs to b. If we want to define b cross a, again it will be a set of ordered pairs ba, because b come first, therefore b's element will come first. So b cross ba such that b belongs to b and a belongs to a. Now some remarks.
first is two ordered pairs are equal if and only if the corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। मैथमेटिकली ये क्या हुआ कि अगर ए बी इज इक्वल टू एम एन लिखा हुआ है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी एंड एम एन, अगर ये इक्वल दिया हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर ए इज इक्वल टू एम हो और बी इज इक्वल टू एन हो। अदरवाइज कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू, then number of elements in A cross B is equal to P into Q। अगर A में number of elements P हो, B में number of elements Q हो, तो A cross B में P into Q के बराबर नंबर होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं A में कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3, B में कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो 3 into 3 it is 9। So let us check the number of elements in A cross B। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 elements। So it is always equal to P into Q। If number of elements in A is P, number of elements in B is Q, then number of elements in A cross B is equal to P into Q। Third is if A and B are non-empty sets and either A or B is infinite, then A cross B is also infinite। If A and B, these two are non-empty set, I hope non-empty set याद होगा जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो। अगर ये non-empty sets हैं तो A क्रॉस B एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट्स जिसमें हम एलिमेंट्स की गिनती ना कर सके। इनफाइनाइट सेट होगा इफ बोथ A एंड B और आइदर A और B is infinite। A क्रॉस B तभी इनफाइनाइट होगा जब A या B में से कोई एक एलिमेंट इनफाइनाइट हो, तो ही A क्रॉस B इनफाइनाइट होगा। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन A क्रॉस A। It is equal to the elements of type A, B, C such that A, B, C all belongs to A। It is called ordered triplet। Ordered triplet। तो आई होप कि आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट याद आ गया होगा। और इसके बाद हम कल बहुत छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड, एंड देन वी विल go through directly to the relations and functions. Before ending my video, I just want to give you the steps of linear programming problem. I hope you
remember, but just a reminder. What is LPP? LPP is actually the method to solve a system of inequalities. स्टेप्स क्या है इसे सॉल्व करने के? सबसे पहले फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना होता है एंड देखना होता है कि आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए. देन रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट टू कंस्टेंट. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्चुअली द कंडीशंस ऑन विच योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड्स. वो सभी कंडीशंस जिस पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है उन सबको रिकॉग्नाइज करना होता है और उन्हें इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना होता है. अगेन आई एम सेइंग, if the sentence have the word at least इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू. कम से कम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कम से कम उतना चाहिए, उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है. और अगर सेंटेंस में है एट मोस्ट, देन इट इज लेस देन और इक्वल टू. तो इस तरह से आप इनइक्वालिटीज बना लेंगे. देन कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. क्योंकि हम इनइक्वालिटी को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनइक्वालिटीज गिव्स सेट ऑफ आंसर्स इसके बजाय कि एक डेफिनेट नंबर दें, एक डेफिनेट आंसर दें, डेफिनेट पॉइंट दें, वो कई सारे पॉइंट्स का सेट देते हैं. इसलिए हम उसे डायरेक्टली कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएट इक्वेशंस. देन यूज योर methods you have learned in class 10th and plot the graph for each line on the same plane. सभी लाइंस के लिए सेम प्लेन पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे in order to solve the system of equations graphically. Find the feasible reason. feasible reason find out करेंगे. कैसे feasible reason find out करेंगे? हर एक लाइन के लिए जो इनइक्वालिटी है उसमें आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मतलब 0 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे. इफ इट सेटिस्फाई योर इन इक्वेशन, अगर आपके इन इक्वेशन को संतुष्ट करता है, उसे सच साबित करता है, तो वो पोर्शन जिसमें ओरिजिन है वो आपका फिजिबल रीजन होगा. अदरवाइज द अदर पोर्शन. अगर ऐसा नहीं है, अगर वो 0 0 आपके इन इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है, तो उसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका फिजिबल रीजन होगा. ऐसे ही आप सभी सोल्यूशन रीजन होगा. ऐसे ही आप सभी लाइंस के लिए सोल्यूशन रीजन निकाल लेंगे और जो रीजन कॉमन होगा दैट विल बी योर फिजिबल रीजन. वो आपका फिजिबल रीजन होगा. उस फिजिबल रीजन के सभी कॉर्नर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू जो होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमेशा कॉर्नर्स पर ही मिलती है. सो एक चार्ट बनाएंगे और उसमें सभी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू में से मैक्सिमम और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो आई होप कि दीज स्टेप विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मैथ्स के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट प्रैक्टिसिंग. सो गो थ्रू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वंस अगेन एंड देन रिवाइज अ लिटिल बिट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर्स बुक relation and function. So it is all about today's video, and student always remember that mathematics is the indispensable instrument of all physical research. With this thought, goodbye and good luck. Thank you.